नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के जीव विज्ञान के चैप्टर जैव अणु बायोमॉलिक्यूल के बारे में। हम जानते हैं कि हमारा शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, प्रकाश की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हमारे शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं को भी इन्हीं सारे अवयवों की आवश्यकता होती है। ये सारे अवयव, ये सारे तत्व जो किसी कोशिका को जीवित रखने के लिए ज़रूरी हैं, उनको कहते हैं हम जैव अणु। नाम से ही संभव है, जैव मतलब जीवित रखने के लिए आवश्यक अणु, अणु मतलब पार्टिकल्स। तो ये सारे पार्टिकल्स जो शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जो उनकी चयापचयी प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं, इन सारे अवयवों को हम कहते हैं जैव अणु। तो हमारे कोशिकाओं में जो जैव अणु पाए जाते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला दीर्घ मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। दीर्घ मात्रिक तत्व जैसे कि नाम में ही लिखा है मेजर एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनके जो शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, उनको दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व मतलब जो एज कंपेरेटिवली दीर्घ मात्रिक तत्व से हमारी कोशिकाओं में कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। और वहीं अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो हमारी कोशिकाओं में लेस देन 1% या बहुत ही कम प्रतिशत में मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। जैसे एग्जाम्पल देखें तो दीर्घ मात्रिक तत्व हमारे शरीर में हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और वहीं जो अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं वो आते हैं हमारे आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर। और वहीं सूक्ष्म मात्रिक तत्व में जो ऐसे तत्व जो 2% से कम है। इन सारे तत्वों में से किसी एक की भी मात्रा यदि कम पड़ जाए तो शरीर अपनी ज़रूरी चीज़ें नहीं कर पाता। जैसे हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या आप जानते हैं आयोडीन का थोड़ी सी ही मात्रा ज़रूरी होती है, लेकिन ज़रूरी होती है। इससे थायराइड संबंधी विकृति आ सकती है। तो ये सारे तत्व सूक्ष्म मात्रा में ही क्यों ना हो, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब एक एक करके सारे जो अणु हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म तथा वृहद अणु। सूक्ष्म तथा वृहद अणु और किसको कहेंगे? नाम सही है, ऐसे अणु जो संरचना में छोटे हैं, जिनका रासायनिक संगठन बहुत सरल है, वो सूक्ष्म अणु कहलाएंगे। वहीं वृहद अणु जिनका मॉलिक्यूल्स बड़ा है, जिनकी रासायनिक संरचना थोड़ी सी जटिल है, उनको हम लोग दीर्घ अणु कहते हैं। सूक्ष्म अणु या सूक्ष्म जैव अणु किसे कहेंगे? तो सूक्ष्म जैव अणु वो पदार्थ होते हैं जिनके अणु रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि छोटे हैं तो इनकी संरचना भी सरल होगी। नंबर 3, छोटे हैं तो ऑब्वियसली वेट कैसा होगा, ज़्यादा कि कम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनकी विलयशीलता मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी, मतलब पानी में घोलें तो तुरंत घुल जाए, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके सूक्ष्म अणु, जैसे उदाहरण की बात करें हम लोग तो मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, लिपिड, अमीनो एसिड, ये सारे के सारे हमारे सूक्ष्म अणु कहलाते हैं। ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वृहद अणु। तो अब बात करते हैं वृहद अणु की। वृहद अणु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे अणु जो संरचना की दृष्टि से बड़े होते हैं। उसमें कौन कौन से गुण होंगे? जैसे हमने लघु अणु का देखा, उसके जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ये रासायनिक दृष्टि से बड़े होंगे। ये सूक्ष्म अणु के बहुलक होंगे। जो अभी हमने सूक्ष्म अणु कहा, उसके पॉलीमर्स होते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म अणु को मिला देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा दीर्घ अणु। तो इसके एक गुण क्या कि सूक्ष्म अणु के बहुलक होते हैं। और अणु भार कैसा होगा? बड़े हैं तो ऑब्वियसली वजन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और एक और चीज़, इनकी विलयशीलता कम होती है। जैसे हमने देखा सूक्ष्म अणुओं की विलयशीलता ज़्यादा होती है, तो दीर्घ अणुओं की जो विलयशीलता है वो कम होती है। उदाहरण के तौर पे हमारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, सूक्ष्म बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं कोशिकीय पूल के बारे में।
तो कोशिकीय पूल या सेलुलर पूल किसे कहते हैं? तो अभी जो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी जैव अणु हैं, वो किसी कोशिका में पाए जाएंगे। ये यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और मिश्रण के रूप में भी पाए जाते हैं। तो सारे के सारे अणु किसी एक कोशिका में पाए जाने वाली घटना को ही हम कोशिकीय पूल कहते हैं। मतलब किसी कोशिका में पाए जाने वाले सभी अणुओं को एक साथ सेलुलर पूल या कोशिकीय पूल कहते हैं। कोशिकीय पूल किसे कहते हैं? तो सेल में पाए जाने वाले जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो एक यौगिक में पाए जाते हैं, मिश्रण में पाए जाते हैं। इसमें सारे कार्बनिक, अकार्बनिक सारे यौगिक होते हैं। तो कोशिकीय पूल में या सेल में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सभी अणुओं को हम लोग एक साथ सेलुलर पूल कहते हैं या कोशिकीय पूल कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है कोशिकीय पूल का मेंटेनेंस। सेलुलर पूल का हम लोग अनुपालन कैसे करेंगे? तो ये भी हम जानते हैं कि कोशिका में ज़रूरी चीज़ें भी रहती हैं और गैर ज़रूरी चीज़ें भी रहती हैं। तो कोशिका के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसको कोशिका के अंदर स्थापित करके रखना और जो गैर ज़रूरी चीज़ है उसको कोशिका से बाहर निकाल देना, इन दोनों ही कामों में मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सेलुलर पूल का मेंटेनेंस। और कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली ही इस सेलुलर पूल का मेंटेनेंस करती है। वो सभी ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर रखती है और अवांछित और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वो मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से कोशिका में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं और कोशिका जीवित रहती है। अब एक एक करके सारे जैव अणुओं का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की ओर। अब इस कार्बोहाइड्रेट जैव अणु का हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में ये मिक्स रहते हैं। उनका अनुपात है 1:2:1, अर्थात 1 भाग कार्बन, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सारे जीवों में पाए जाते हैं, हम जानते हैं। और ये भी चीज़ है, इनमें जो अनुपात है हाइड्रोजन और कार्बन का वो सेम अनुपात होता है जल में, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। मतलब जो वाटर में H2O में जिस अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं उसी अनुपात में तो हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का अनुपात रहता है। इस वजह से इनको कार्बन के हाइड्रेट या फिर हाइड्रेटेड्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। और इनका सामान्य सूत्र क्या है? CxH2ON। जैसे ग्लूकोज का सूत्र हम जानते हैं, रट्टाफाई है हमको C6H12O6। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसमें कि यदि हम इसका जल अपघटन करें, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करें, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? एक रासायनिक संरचना है, एक रासायनिक तत्व है जो इस कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। मतलब यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कराएं तो जो हमको चीज़ें मिलेंगी, जो हमको उत्पाद मिलेंगे वो मिलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। और इसमें चूंकि शर्करा भी शामिल है, शुगर भी शामिल है, इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं सैकेराइड। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकेराइड्स भी कहते हैं। तो हम इस हिसाब से हमने जितने भी गुण इसके देखे, क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन्स हैं और इनका जल अपघटन करने पर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। एक बार फिर से, कार्बोहाइड्रेट वो यौगिक हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ या जलीय अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन्स देते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण रासायनिक गुण के आधार पर करें या फिर आणविक संरचना के आधार पर करें तो हम कार्बोहाइड्रेट को 3 समूहों में बांटते हैं: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब 1 बाय 1 देखते जाते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब इसमें लिखा है मोनोसैकेराइड। मोनो क्या है? मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड्स मतलब शर्करा। तो मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में हम जल अपघटित नहीं कर सकते। मतलब ये सबसे लार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब
यदि किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो सबसे आखिरी में जो हमको मिलेगा, यदि हम कार्बोहाइड्रेट को सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, छोटे छोटे अवयव में भाग देते जाएं, तो जो सबसे लास्ट मॉलिक्यूल मिलेगा वो हमको मिलेगा मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स ये हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के ही अपघटित होने पर मिलते हैं और उनको और ज़्यादा हम लोग अपघटित नहीं कर सकते, ये कहलाते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, मोनो मतलब सिंगल, सेकेराइड मतलब शक्कर। तो मोनोसेकेराइड्स में एक में अणु में एक एल्डिहाइड या एक कीटोन समूह मिलेगा। जैसे अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो मोनोसेकेराइड्स में हमने देखा कि मोनोसेकेराइड्स मतलब मोनो मतलब सिंगल, सिंगल में सिंगल एल्डिहाइड मिलेगा या सिंगल कीटोन मिलेगा, और इनकी उपस्थिति के आधार पर हम लोग इनको एल्डो मोनोसेकेराइड, कीटो मोनोसेकेराइड कहते हैं। ये एल्डोसेकेराइड मतलब जिसमें एल्डिहाइड वाला गुण है, कीटो मोनोसेकेराइड जिसमें कीटोन वाला गुण है। जैसे एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है RCHO और कीटोन का है RC1COR1। तो इस तरह से ये मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टी है, मतलब उसके गुण हैं। फिर इन्हीं संख्या के आधार पर हमने अभी देखा मोनोसेकेराइड्स में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन गुण ग्रुप मौजूद रहता है। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने मोनोसेकेराइड को उसके अलग अलग भागों में बांटा है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मतलब जिसमें 3 कार्बन परमाणु होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायोस, 4 कार्बन परमाणु होंगे उसको बोलेंगे हम लोग टेट्रोस, 5 कार्बन परमाणु होंगे उसको बोलेंगे पेंटोस, वैसे ही हेक्सोस, हेप्टोस, मतलब जितनी कार्बन परमाणु की संख्या होगी उस आधार पर हम मोनोसेकेराइड्स का नामकरण कर देंगे। क्लियर? इसके बाद देखते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले कुछ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मोनोसेकेराइड्स हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि कोशिकाओं को ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज की खाना है, कोशिकाओं का खाना है, तो कोशिका खाना किस रूप में खाती हैं? ग्लूकोज के रूप में। और यदि वहीं कोशिकाओं को उसको संचित करना हो, मतलब उनको लगता है कि अभी का खाना खा लिए, बाद में इसको हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको लेंगे, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में इसी ग्लूकोज को स्टोर करके रख देती है। ठीक है, तो ये तो हो गया काम। ग्लूकोज, तुरंत भूख लगी तो ग्लूकोज खा लिया, बाद में भूख लगेगी तो हम ग्लाइकोजन खा लेंगे, ऐसा कोशिकाएं करती हैं। ऐसे ही फ्रक्टोज जो फलों में जो रस, फलों में जो पाया जाता है, फलों के रस में जो पाया जाता है उसको हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। एक है आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी कहाँ पाया जाता है? हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल है दूध। इस दूध में पाया जाने वाला जो प्रमुख मोनोसेकेराइड है वो आपका गैलेक्टोज है। तो ये डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स हैं जो हम डेली यूज़ में करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब आगे देखते हैं मोनोसेकेराइड्स के क्या क्या गुण हैं। तो किसी भी गुण को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण में देखेंगे तो भौतिक गुण में मोनोसेकेराइड्स में क्या क्या गुण हो सकते हैं? सबसे पहला स्वाद। आप ही बता दो स्वाद कैसा है, कड़वा है कि मीठा है? मीठा है क्योंकि शक्कर है। तो मोनोसेकेराइड मीठे होते हैं स्वाद में, ठोस होते हैं और रंगहीन होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी, ये जल में घुलनशील हैं लेकिन ईथर में अघुलनशील है। ईथर में आप इसको खोलने जाएंगे तो फिर वो नहीं घुलेगा। इनके कार्बन परमाणु जो रहते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, अचक्रीय रूप में होते हैं और डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और चौथा चीज़, जितना हाईएस्ट आप इसको टेम्परेचर करोगे वो पिघल जाएंगे, तो उच्च तापक्रम पर ये पिघल जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। मोनोसेकेराइड के रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? जो एल्डो मोनोसेकेराइड्स है। एल्डो मोनोसेकेराइड्स मतलब ऐसे मोनोसेकेराइड्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डो मोनोसेकेराइड्स का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो वो दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा हो जाता है, मतलब वीक से वीक ऑक्सीकारक से भी वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। वहीं यदि अपचयन की बात करें तो एल्डो और कीटो दोनों प्रकार के मोनोसेकेराइड्स का अपचयन जो है वो सोडियम मरकरी एमलगम के द्वारा होता है, जिससे हमको सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल अल्कोहल मिलता है। ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। इसके बाद मेथिलाइजेशन या मेथाइलाइजेशन क्या होता है? यदि विभिन्न प्रकार के जो मिथाइलीकरण एजेंट हैं, जैसे आपका
मेथिल सल्फेट है, ये सारे क्या करते हैं, मिथाइलेटेड मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। मतलब मेथिल मिलाने से ये जो है मिथाइलेटेड मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट फर्मेंटेशन, यदि मोनोसेकेराइड्स का हम लोग ईस्ट सेल से फर्मेंटेशन करते हैं तो हमको मालूम है क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एस्टरीकरण, एल्डो मोनोसेकेराइड्स के एल्डिहाइड समूह जो हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट के साथ में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब जो एस्टरीकरण का मतलब एस्टर का फॉर्मेशन, तो जो मोनोसेकेराइड्स को एल्डिहाइड ग्रुप है वो एस्टर का निर्माण करेंगे। सिंपल है। तो हमने क्या क्या देखा रासायनिक गुण में, ऑक्सीकरण देखा, अपचयन देखा, मिथाइलेशन देखा, एस्टरीकरण देखा, और सब में देखा कि नए नए उसमें उत्पाद बनते हैं यदि हम लोग उनका इस तरह से क्रिया कराएं तो। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड्स के जैविक महत्व एवं उनके फंक्शंस। हमने देखा अभी खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्लूकोज ज़रूरी है, तो मोनोसेकेराइड्स प्राणियों का प्रमुख आहार है। सबसे मेन यदि कोई खाना है प्राणियों का तो वो मोनोसेकेराइड्स है। और इसके साथ में एक और भी चीज़ है कि यदि हम लोग ज़्यादा मात्रा में हम लोग ग्लूकोज लें, फ्रक्टोज लें, तो वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में, है ना। हमने देखा यदि स्टोर फॉर्म में यदि ग्लूकोज को रख दें तो वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर जब सेल को लगता है कि उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, इसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देती है और अपना आहार ले लेती है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन में सबसे प्राइमरी सब्सट्रेट के रूप में उपयोग होता है। मतलब हम सांस लेते हैं तो हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज। श्वसन के लिए भी ग्लूकोज चाहिए। इसके अलावा डीएनए आरएनए का जो है वो मेन अवयव है ये। फिर ये जीव द्रव्य का हमारे साइटोप्लाज्म का सबसे मेन कंपोनेंट है, सबसे मेन घटक है। मोनोसेकेराइड विटामिन सी के फॉर्मेशन में भी काम आता है। इसके अलावा जो फैट है, जो अमीनो एसिड्स हैं, उन सब में ग्लूकोज भाग लेता है। तो इस तरह से, और ये भी जानते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में ये विभिन्न प्रकार के जो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज हैं, ये सब के सब फॉर्म होते हैं, और उसी को जो सेल है वो अपनी ज़रूरतों के लिए। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, तो ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिसके एक अणु में 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स अणु पाए जाते हैं। अभी हमने मोनोसेकेराइड देखा। ओलिगोसेकेराइड में क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके एक अणु में कितने, या तो 2 मोनोसेकेराइड के अणु भी पाए जा सकते हैं और 10 मोनोसेकेराइड भी पाए जा सकते हैं। जल अपघटन कराएं इनका तो इनके एक अणु से उतने ही मोनोसेकेराइड अणुओं का निर्माण होता है। ऑब्वियसली जितने अणुओं से वो मिलकर बना है, यदि हम लोग उसका जल अपघटन कराएं तो उतने ही हमको मोनोसेकेराइड अणु मिलते हैं, और ये भी जल में विलेय होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, शक्कर। तो ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोस मतलब कम और कुछ, तो कुछ सेकेराइड्स मिलके, कुछ मोनोसेकेराइड्स मिलके जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के निर्माण में एक मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड समूह दूसरे मोनोसेकेराइड के कीटोन समूह से क्रिया करता है। जैसे मोनोसेकेराइड में हमने देखा कि उसमें एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो ओलिगोसेकेराइड में क्या होगा, एक मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो दूसरे मोनोसेकेराइड के कीटोन ग्रुप से जुड़ेगा, और इस संख्या के आधार पर, मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर हम लोग इसको आगे क्लासिफाई करते हैं। जैसे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड मतलब 2 सेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड के 2 अणु जो हैं वो डाइसेकेराइड कहलाएंगे। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं, डाइसेकेराइड हैं, मतलब इसमें 2 मोनोसेकेराइड्स पाए जाएंगे। फिर ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड नाम में ही है, इसके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स के 3 अणु पाए जाते हैं। जैसे आपका रेफिनोज, जेंसिनोज, ये सारे चीज़ें। रेफिनोज जो हम लोग चुकंदर और शीरा में खाते हैं वो आपका रेफिनोज है। आपका जेंसिनोज जेंसियम की जड़ों में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम ही है जेंसियोज। तो ये भी अलग अलग टाइप के ओलिगोसेकेराइड्स है। तो ट्राइसेकेराइड्स हैं, ट्राइसेकेराइड्स में ऑब्वियसली 3 जो चीज़ रहेंगी, 3 मोनोसेकेराइड्स के गुण मिलेंगे। नेक्स्ट टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड में कितने होगा, टेट्रा मीन्स 4, तो ये 4 अणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि स्कोरोडोम, स्कोरोडोम जो कहाँ पाया जाता है, लहसुन और प्याज में पाया जाता है।
वहीं आपका स्टेकियोस, ये भी उस स्टेकियोस ट्यूबेरस नाम के पौधे के ट्यूबर में पाया जाता है। डाइसेकेराइड्स तो हमने देखा कि मोनोसेकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, जिसके कॉमन यदि एग्जांपल देखें तो सुक्रोज है। सुक्रोज जो कहाँ पाया जाता है, गन्ने के रस में। और ये सुक्रोज बनता कैसे है, ऑब्वियसली 2 मोनोसेकेराइड से बनेगा, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। मतलब यदि हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करें, जल अपघटन करें, तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। वैसे ही आपका माल्टोज है। माल्टोज के बारे में एक खासियत है कि ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। इसका निर्माण जो है, इसका फॉर्मेशन, टाइलिन एक एंजाइम है और एक एमाइलेज, ये भी एंजाइम है। तो टाइलिन और एंजाइम नाम के एंजाइम्स के द्वारा स्टार्च का यदि हम अपघटन करते हैं, तो जो इसका एक अणु है वो 2 ग्लूकोज के अणु में मिलता है, टूटता है ना। मतलब जो हमारा माल्टेज है उसको हम लोग टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम के साथ में क्रिया कराएं तो वो क्या बनाएगा, 2 ग्लूकोज के अणु। ठीक वैसे ही हमारा लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, हमको मालूम है दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड है ये। तो डाइसेकेराइड है मतलब 2 गुण, 2 मोनोसेकेराइड। कौन कौन से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मतलब यदि हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करें, लैक्टोज का जल अपघटन करें, तो हमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 अणु मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइसेकेराइड। तो ट्राइसेकेराइड में ऑब्वियसली क्या, 3 सेकेराइड है ना। तो उसमें एक अणु में, इसके एक अणु में मोनोसेकेराइड्स के 3 अणु पाए जाते हैं। और ऑब्वियसली जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये तीनों अणु अलग अलग हो जाते हैं। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है या ट्राइसेकेराइड के बारे में, तो अभी तक हमको 2 मिले हैं, एक है रेफिनोस और एक है जेंसिनोस। रेफिनोस क्या है, रेफिनोस जो चुकंदर और शीरा में पाया जाता है। और वहीं आपका जेंसिनोस जो है, ये मुख्य रूप से जो जेंसियम एक पौधा है, जेंसियम की जड़ों में पाया जाता है। इसके बाद है टेट्रासेकेराइड्स। टेट्रासेकेराइड्स 4 सेकेराइड्स। कौन से सेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। 4 मोनोसेकेराइड्स के अणु मिलकर बनाते हैं टेट्रासेकेराइड्स। और अभी तक सिर्फ 2 ही टेट्रासेकेराइड्स हमने ढूंढे हैं। एक है अब हमारा स्कोरोडोम और दूसरा है हमारा स्टेंकियोस। जो हमारा स्कोरोडोम है वो पाया जाता है प्याज और लहसुन में, और वहीं जो स्टेंकियोस है वो एक स्टेंकिस ट्यूबेरिफेरा नामक पौधा है जिसकी ट्यूबर में पाया जाता है। ट्यूबर मीन्स कंद में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेंटासेकेराइड्स। तो पेंटा मीन्स 5, तो 5 मोनोसेकेराइड्स के अणु मिलकर बनाते हैं पेंटासेकेराइड्स। और इसका एग्जाम्पल है हमारा वर्बेस्कस थैपस। ये भी पौधों में, ये एक पौधा है जिसमें पाया जाता है पेंटासेकेराइड्स। अब आखिरी में देखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के इम्पोर्टेंस और वो क्या क्या काम करता है। तो ये ओलिगोसेकेराइड्स जो है पौधों में और जीवों में एक मुख्य रूप से संग्रहित भोज्य पदार्थ है, जिसको वो लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। दूसरा, हमने अभी देखा इस ओलिगोसेकेराइड्स के यदि हम लोग जल अपघटन कराएं तो हमको ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स मिल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज मिल जाएगा, सुक्रोज मिल जाएगा। अभी देखा ना, सबका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको फ्रक्टोज मिला, माल्टोज मिला। एक काम इसका ये है। इसके अलावा जो दूध में पाया जाने वाला जो लैक्टोज है वो कितना ज़रूरी है हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो जो लैक्टोज है वो एक प्रमुख भोजन है। इसके अलावा इसी लैक्टोज का यदि हम लोग फर्मेंटेशन करें, किण्वन करें, तो हमको क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल भी हम बहुत ज़्यादा कामों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं, बहुत सारे ओलिगोसेकेराइड्स हैं जो जैव मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कितनी ज़रूरी है। फिर कुछ का प्रयोग हम लोग लैब में भी करते हैं, जिसमें ऑक्टा एसीटेट और ऑक्जेलिक एसिड बनाते हैं। इसके अलावा जो पारदर्शी साबुन है उसको बनाने में भी हम लोग कुछ ओलिगोसेकेराइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे ओलिगोसेकेराइड्स। हमने अभी तक देखा मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स।